हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन बडोला द्वितीय वर्ष भूगोल, आर्थिक भूगोल एवं संसाधन भूगोल के प्रश्न पत्र में आज हम आर्थिक क्रियाकलापों का पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि पर्यावरण पर इन आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव क्या होता है। इसे हम दुष्प्रभाव भी कह सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। जैसा कि हम सभी को विदित है कि मानव अपने क्रियाकलाप द्वारा पृथ्वी पर विभिन्न जगह पर विभिन्न स्वरूपों में परिवर्तन करता है। यह परिवर्तन उसकी आर्थिक क्रियाएं, उसके विकास को जहाँ गति प्रदान करता है, वहीं पर इसके संसाधनों के उपयोग और उसके अनियोजित उपयोग के कारण कई पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म भी देता है। प्रारंभिक काल में यह सभी परिवर्तन आवश्यकताओं की पूर्ति तक संबंधित था। जैसे जैसे मनुष्य का समाज विकास करने लगा, तकनीकी रूप से सक्षम होने लगा, ऐसी स्थिति में इन संसाधनों के दोहन में और उनके अति दोहन से दुष्परिणाम हमारे सामने आने लगे। क्योंकि जो कार्य प्रारंभ में प्रकृति की सहन सीमा के अंदर थे, लेकिन बाद में बायोस्फीयर की कैरिंग कैपेसिटी से उन सभी दुष्प्रभावों को रिपेयर करना मुश्किल हो गया था, अर्थात जीव मंडल की वहन क्षमता से बाहर हो गए। ऐसी स्थिति में कई विश्वव्यापी पर्यावरणीय समस्याएं हमारे सामने दिखाई देने लगी, जिसमें कि हम सभी जानते हैं हरित गृह प्रभाव, विश्व तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु में परिवर्तन, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्षयीकरण, अम्ल वर्षा, सूखा एवं बाढ़ इत्यादि। भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य द्वारा प्रकृति का अनियोजित तीव्र शोषण किया गया और ऐसी स्थिति में विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें वनोन्मूलन किया गया, कृषि के लिए, उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए मृदा अपवर्तन, मरुस्थलीकरण, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण, वन्य जीवों का विनाश, भूजल का तीव्र दोहन, ये सभी हमारे सामने हैं। और इन सबके अविवेकपूर्ण दोहन के कारण जो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनके प्रभाव भी अभी हमें देखने में आ रहे हैं। उन पर्यावरणीय समस्याओं को समझने से पूर्व हम उन सब आर्थिक क्रियाओं को जानने का प्रयास करेंगे जिन आर्थिक क्रियाओं के प्रभाव से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम पूर्व के अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि मनुष्य अपने लाभ प्राप्ति के लिए, अपने विकास के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, जिन्हें आर्थिक क्रियाएं, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, द्वितीयक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़, यह सब हम सब जानते हैं कि जहां प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का उपभोग करता है। ऐसी स्थिति में इन संसाधनों का विशाल स्तर पर उपयोग किया जाना ही पर्यावरण के लिए सर्वाधिक हानिकारक है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में यदि हम सामान्य कहें तो प्रकृति दत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके उन्हें प्रोसेस करके, परिष्कृत करके मनुष्य अपने हित में काम में लेता है, जैसा कि हम पूर्व के अध्यायों में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, जिनके अंतर्गत प्राथमिक अथवा गौण उत्पादन की वस्तुएं उपभोक्ता और उद्योगपतियों तक पहुंचाई जाती हैं। ऐसी स्थिति में संचार के साधनों और परिवहन के साधनों का उपयोग भी सम्मिलित होता है।
इसके अतिरिक्त चतुर्थक और पंचमक क्रियाएं भी, आर्थिक क्रियाएं भी इसमें सम्मिलित हैं, जिनमें अति विशिष्ट ढंग की प्रोफेसर, डॉक्टर्स, रिसर्च, प्रबंधन, वैज्ञानिक और प्रशासनिक नियमों के संदर्भ में भी घटनाएं घटित होती हैं। यह भी हम जानते हैं कि आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय स्वरूप समान नहीं पाया जाता है। इनकी विविधताओं के लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, और इन क्षेत्रीय विभिन्नताओं का हम भूगोल के अध्येता होने के कारण इनका अध्ययन करते हैं। ऐसी स्थिति में विश्व में उत्पादन की प्रक्रिया और तकनीकी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, जहाँ पर विकसित देशों में इस तकनीक के अत्यधिक उपयोग से संसाधनों का अति स्तर पर दोहन किया जा रहा है। प्राकृतिक तत्वों का संसाधन बनने की प्रक्रिया में उपयोग निहित है, और ऐसी स्थिति में जैसे जैसे तकनीकी ज्ञान बढ़ता जाता है, मनुष्य प्रकृति से प्रदत्त संसाधन तत्वों का अपने लाभ के लिए उपयोग करता है, और उसके अंदर मनुष्य का चयन भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य के पास अपनी चॉइसेस हैं कि निश्चित वातावरण में उपलब्ध संसाधनों से, उपलब्ध कच्चे माल से वह किस प्रकार के कार्यों को गति प्रदान करता है, क्योंकि वह वनों को काट करके विभिन्न प्रकार की कृषि कर सकता है, विस्तृत घास के मैदानों में सघन कृषि के द्वारा चावल और गेहूं के भंडार बना सकता है। इस प्रकार से दूध का उपयोग स्वयं के लिए न करके उसे व्यापार के रूप में परिवर्तित कर सकता है। यह सब मनुष्य के तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है कि किस स्तर तक उसका तकनीकी ज्ञान है, उसके पश्चात किस सामाजिक रीति रिवाज और मान्यताओं से वह जुड़ा हुआ है, और उसका तकनीकी ज्ञान किस प्रकार का है। तो दिए वातावरण द्वारा निश्चित सीमाओं के अंदर वह अपनी आर्थिक क्रियाएं करता है। इन आर्थिक क्रियाओं में सर्वप्रथम हम समझने का प्रयास करेंगे औद्योगिक क्रियाएं। उद्योग मुख्यतः वह आर्थिक कार्य है जिसमें उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या जन्म होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच यील्ड्स गुड्स, यूटिलिटीज़ और सर्विसेज। इस तरह से उद्योगों की स्थापना विभिन्न कारकों के प्रभाव से होती है और औद्योगिक प्रदेश बनते हैं। जनसंख्या वहाँ पर अधिक निवास करती है। रोजगार के कारण फैक्ट्रियाँ, कारखाने और उसके साथ जुड़े हुए दुष्प्रभाव भी हम देखते हैं, जैसे कि फैक्ट्रियों के निकलने वाला धुआं, परिवहन मार्गों पर श्रमिक बस्तियां बन जाती हैं, और उद्योगों से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल के ढेर हमारे सामने दिखाई देते हैं। और उद्योगों से मिलने वाले रोजगार के कारण उस क्षेत्र के आसपास नगरीकरण बढ़ना, मानवीय निवास, मानवीय बस्तियों का विकास होना, परिवहन के संसाधनों का बढ़ना एक साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी औद्योगिक पेटी के अंदर, जो विश्व में विभिन्न औद्योगिक पेटियों के हम उदाहरण देख सकते हैं, जापान की महान झीलों के क्षेत्र की, भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र की औद्योगिक पेटियां विकसित हुई हैं। ये उद्योग धंधे जहां मनुष्य के आर्थिक विकास का आधार बनते हैं, वहीं पर यदि इन्हें नियोजित ढंग से इनका विकास नहीं किया जाए तो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। वहाँ के जल, वायु, भूमि का और जीव जगत पर बहुत अधिक प्रभाव भी डालते हैं। उद्योग धंधों के आसपास के क्षेत्रों की नदियों में बहने वाला वेस्ट मटेरियल, विभिन्न प्रकार की धातुओं से निकला हुआ जहरीले गैसेस और जहरीले कणों से वायु और जल प्रदूषण भी महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकते हैं। इन सॉलिड वेस्ट मटेरियल का यदि समय पर सही जगह पर निस्तारण नहीं किया जाता है तो उनसे निकलने वाले वेस्ट मटेरियल के ढेर के उदाहरण भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तांबा गलाने के लिए एल्यूमिनियम के कारखानों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल मिट्टियों के लिए, जल के लिए, आसपास की उपजाऊ भूमि के लिए बहुत अधिक विनाशकारी होता है। इसी के साथ जुड़ी हुई है तकनीकी एवं
प्रौद्योगिकी क्रियाएं, जितनी भी टेक्निकल एक्टिविटीज़ हैं, उन टेक्निकल एक्टिविटीज़ ने मनुष्य को बहुत अधिक सक्षम बनाया है और प्रकृति से दिए गए संसाधनों के उपयोग में इस तकनीक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जितना भी 18वीं और 19वीं सदी में औद्योगिकी विकास हुआ है, वह मनुष्य ने अनियंत्रित ढंग से 20वीं शताब्दी तक बहुत अधिक बढ़ाया है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य ने अपने अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए इस प्रौद्योगिकी का उपयोग विध्वंसात्मक कार्यों के लिए अधिक किया है और पर्यावरण का बड़े पैमाने पर ह्रास और अवनयन भी हुआ है। ऐसी स्थिति में यह ह्रास आगे बढ़कर के मनुष्य जाति के अस्तित्व को खतरे में भी डाल सकता है। विज्ञान का अत्यधिक विकास, बहुत अधिक प्रौद्योगिकी के विकास के कारण जहां औद्योगिक क्रांति हुई, उसी के साथ विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों के कारण भयावह जानलेवा पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव भी हुआ। वर्तमान में हम इस तथ्य को समझ सकते हैं कि पर्यावरण एक अत्यंत जटिल एवं कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसके किसी भी एक तत्व या अंग में मानव के द्वारा यदि परिवर्तन किया जाता है या उसे समाप्त किया जाता है, तो संपूर्ण बायोस्फीयर के इकोसिस्टम के अंतर्गत उसका प्रभाव होता है। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक संसाधनों में परिवर्तन आने से पर्यावरणीय पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो कि हम उन क्षेत्रों में उसके दुष्प्रभाव को हम देख पाते हैं। विकासशील देशों में और अविकसित देशों में अभी यह समस्या अधिक नहीं है, परंतु हम मेट्रो सिटीज़ में और अति विकसित देशों में इनके दुष्परिणाम भी देख सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण क्रिया, जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं, खनन क्रियाएं। ये ऐसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनुष्य की क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य ने बहुत अधिक विकास किया है और इस विकास के परिणाम स्वरूप ही उद्योगों का विकास हुआ है और आर्थिक गति को बहुत अधिक तीव्रता मिली है। खनिज, अधात्विक खनिज, जिसमें संगमरमर, बलुका पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, एस्बेस्टस जैसे पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार कुछ धात्विक खनिज, लोहा, मैग्नीज, तांबा, बहुमूल्य धातुएं, सोना, चांदी, और इसके साथ ही महत्वपूर्ण खनन का कार्य किया जाता है, जैसे कि कोयला, जिसे मिनरल फ्यूल्स कहा जाता है, कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, जिन्हें एनर्जी रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। अब इन सभी के लिए भूमि की परतों का दोहन इस गति से किया जा रहा है कि बाद में अगली पीढ़ी तक ये उपलब्ध होगा या नहीं होगा, इस पर भी संशय है। मनुष्य प्राचीन काल से इनका उपयोग कर रहा है, परंतु तकनीकी विकास के कारण इस खनन की क्रिया में बहुत अधिक चरम सीमा तक ये कार्य किया जा रहा है, जिसे अधिकतम शोषण कहा जा सकता है, पर्यावरण अवनयन का महत्वपूर्ण कारक बना है। और खनिज का उदाहरण हम देख सकते हैं कि राजसमंद जिले में मार्बल खनिज के खनन के द्वारा जितने अधिक वेस्ट मटेरियल के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। नदी नालों में जितना वेस्ट मटेरियल और स्लरी डाली गई है वो भी हम देख पा रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि किसी भी खनिज के साथ यदि नियोजित विकास नहीं किया जाए तो वो भूमि को, जल को और वायु को पूर्णतः प्रदूषित कर देते हैं, विशाल गर्तों का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में उपयोगी भूमि समाप्त हो जाती है। झारखंड में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जहाँ कोयला की खानों को यदि देखा जाए तो वेस्ट मटेरियल और गर्त के सिवा हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार झालावाड़, सिरोही, नागौर, राजसमंद, इन सब में जहाँ पर भी पत्थर की खुदाई देखी जा सकती है, वहाँ पर भी धरातल पर इस प्रकार के गर्त दिखाई देते हैं और वेस्ट मटेरियल के नवीन पर्वत भी दिखाई देते हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। खानों के अंतर्गत भी खनन का व्यास कम होने से लैंडस्लाइड की भी संभावना पूर्णतः रहती है। उसके साथ साथ ही मिट्टी के विनाश के साथ साथ वनस्पति का भी विनाश होता रहता है। आसपास की बस्तियां
जीव जंतुओं पर भी इसका दुष्प्रभाव दिखाई देता है। कृषि क्रियाओं को यदि हम देखें, जो कि मनुष्य के जीविकोपार्जन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, परंतु वर्तमान में अधिक उत्पादन के लिए कीटनाशक दवाओं का उपयोग, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के द्वारा तक विषैली दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे फसलों की जड़ों, तने और चारे तक में ये जहर फैल जाता है। और इस प्रकार के अपशिष्ट की समस्या को भी नियोजित ढंग से यदि नहीं किया जाएगा, उसका निस्तारण नहीं किया जाता है, तो यह भी मनुष्य के लिए बहुत अधिक विनाशकारी प्रक्रिया होगी, क्योंकि उस जहर को ग्रहण करना और जीव जगत को समाप्त करना भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। वन विनाश नियोजित ढंग से कृषि बेल्ट को यदि बचाया नहीं जाए तो नगरीकरण के कारण वन विनाश भी महत्वपूर्ण। इसी प्रकार से रासायनिक खादों, कीटनाशी दवाओं के प्रयोग से भूमि की उर्वरता समाप्त हो रही है और जैविक समुदाय में भी परिवर्तन होने के संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सिंचाई की सुविधाओं में विकास के साथ साथ सिंचाई की मात्रा में वृद्धि होने पर भी धरातल की उर्वरकता समाप्त हो रही है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र में यदि लगातार गहन कृषि की जाती है तो मिट्टियों की उत्पादकता भी समाप्त हो जाती है, तो पारिस्थितिकी दुष्प्रभाव भी स्वाभाविक है। मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को यदि हम देखते हैं, इन सभी आर्थिक क्रियाओं के साथ अर्बनाइजेशन एक्टिविटीज़ भी महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है और नगरीकरण के कारण विभिन्न उद्योग धंधों के पास में बड़े बड़े शहरों का विकास होना और इन शहरों के अंदर जनसंख्या का केंद्रीकरण, उद्योगों का केंद्रीकरण, परिवहन का बहुत अधिक दबाव, जाल और कंक्रीट के जंगल विकसित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में वायु, जल, ध्वनि एवं भूमि प्रदूषण बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। विभिन्न बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पर्यावरणीय और अन्य समस्याओं का विकास का महत्वपूर्ण कारण ड्रिफ्ट टुवर्ड्स सिटीज़ है, क्योंकि जितना भी रोज़गार के लिए प्रवाह नगरों की ओर बढ़ता जाएगा, उतने ही एक शहर की कैरिंग कैपेसिटी पर भी दबाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसके आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध कृषि भूमि और वनों का विनाश किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों का यदि सही ढंग से निस्तारण नहीं होगा और नगरों के आसपास के प्राकृतिक स्थल भी और पर्वतीय शिखर भी, छोटे मोटे पर्वतीय क्षेत्र भी समाप्त हो जाते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ है परिवहन की क्रियाएं। माल, मनुष्य और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो प्रक्रिया है, वो मनुष्य के विकास के साथ जुड़ी हुई है। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत परिवहन के साधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन वर्तमान में अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, परंतु अनियोजित विकास के कारण कभी कभी इन परिवहन मार्गों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का विनाश, भूमि का स्खलन, वनस्पति विनाश और जैव विविधता का विनाश भी देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के भी विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव हमें देखने को आते हैं कि कृषि एवं उद्योग धंधों और नगरीकरण के लिए सिंचाई के साधनों का जितना अधिक विकास तीव्र गति से किया जा रहा है, उतना ही फसलों के उत्पादन में भी दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ आर्थिक क्रियाएं पर्यावरण की दृष्टि से प्रतिकूल भी हैं। पश्चिमी राजस्थान में यदि उदाहरण लें तो वहाँ की मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाली सिंचाई के फलस्वरूप भूमि में बहुत अधिक लवणीय पदार्थों का जमाव होता जा रहा है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को यदि हम देखें तो हिमालय क्षेत्रों में बनाई गई जितनी भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके कारण भूकंप क्षेत्रों में विनाश की संभावनाएं पूर्णतः दिखाई देती हैं। गंगा नदी पर और उत्तराखंड में बनाई गई, मध्य प्रदेश में बनाई गई जितनी भी विशाल नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उनमें इस प्रकार की समस्याओं का प्रभाव हमें दिन प्रतिदिन देखने को मिलता है, क्योंकि विस्तृत वन क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं, वन्य जीवों का विनाश होता है। इसी प्रकार वहाँ पर भूतल अस्थिर होने से भूकंप की आशंका भी बनी रहते हैं। पानी के जमाव और क्षारीयता और अम्लता की समस्या भी बनती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाएं पर्यावरण पर आधारित थीं
तब तक इनका पर्यावरण पर दुष्प्रभाव नहीं था, परंतु जैसे जैसे मनुष्य का हस्तक्षेप इस इकोसिस्टम में बढ़ने लगा, ऐसी स्थिति पर पर्यावरण पर बहुत अधिक घातक प्रभाव होने लगे। और इन आर्थिक क्रियाओं के दुष्प्रभाव को हम यदि अब नियंत्रित नहीं करेंगे तो सुस्थैतिक समरूप विकास करने की महती आवश्यकताओं को हम जानते हैं कि यह मानव जगत के लिए एक बहुत ही अधिक विनाशकारी घटना के रूप में सामने आएगा। धन्यवाद।